हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अब सॉलिड स्टेट के अपने आगे जो है चैप्टर में, ठीक ना, अपने को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करना है। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है ना। मतलब जेई एडवांस के पेपर में आप देखेंगे तो आपसे ऐसे कंपाउंड दे देता है, मेंस में भी इवन पूछ लेता है कि आप बताइए कौन सा ऐसा सॉलिड इसमें परवोस्काइट स्ट्रक्चर है। किसमें पूछेगा, आपसे बोलेगा कि जो है इसमें बताइए कि आपका जो है किसमें NaCl है तो NaCl में स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं हैलाइड स्ट्रक्चर। तो मतलब हम लोग आयनिक सॉलिड के डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बात तो सबको पता ही है, ठीक ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारे पास आयनिक सॉलिड है तो आपको अच्छे से पता है कि आयनिक सॉलिड कोई भी होगा तो उसमें दो ही लोग रहेंगे भाई। आयनिक सॉलिड है तो इसमें दो चीज़ें रहेंगी। एक तो क्या रहेगा तुम्हारे पास, एक तो रहेगा, देखो आयनिक सॉलिड जब भी बनेगा तो एक होगा तुम्हारा केटायन और एक पार्ट हो गया तो क्या तुम्हारा एनायन, ठीक ना। इसके अलावा तो कोई रहेगा नहीं, ठीक ना। तो आयनिक सॉलिड जो बनते हैं ना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपसे पूछता है, ध्यान से देखना। जैसे तुमसे बोले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बताइए केटायंस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन कितना होगा। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायंस कितना होगा, ये सब आपसे पूछता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन कितना होगा, ठीक ना, या केटायंस। और इधर से तीसरी बात आपसे पूछेगा कि आप बताइए, ठीक ना, कि आपका जो आयनिक सॉलिड है उसके स्टेबिलिटी के क्या क्या कंडीशन है। तो तीन बातें अच्छे से ध्यान में बैठा के रखिए। तो अगर तुमसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर केटायन पूछता है तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ नियरेस्ट एनायन। भाई केटायन से क्लोज में कौन आएगा, एनायन, और एनायन के क्लोज में कौन सा क्या आएगा, तुम्हारा केटायन आएगा। तो सिंपल सा जो नंबर ऑफ केटायन है तो नंबर ऑफ केटायन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेयर, है ना, नंबर ऑफ एनायन, ऐसे लिख दिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ एनायन, ठीक है ना, नंबर ऑफ एनायंस। और एनायंस कैसे रहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है, स्फेरिकल शेप में रहेंगे और वो नियरेस्ट होना चाहिए। नंबर ऑफ एनायन कैसे, नियरेस्ट वाले, ठीक है ना। और ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केटायंस, यानी कितना केटायन तुम्हारा क्लोज है, ठीक है ना, आपका एनायन के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखना स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देखो स्टेबिलिटी ही, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए देखना ध्यान से, एक ही कंडीशन है कि आपका केटायन और एनायन कांटेक्ट होना चाहिए, केटायन और एनायन कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा केटायन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए और आपका एनायन कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है केटायन एनायन कांटेक्ट अगर होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा रहेगा, तुम्हारा अट्रैक्शन का। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों के केस में फोर्स कैसा लगता है, रिपल्सन का, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना, और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात क्लियर हो गई ना। तो ये है आपका आयनिक सॉलिड कब स्टेबल होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अगले पार्ट में इसके टाइप की मैं बात करता हूं। तो अब देखिए हम लोग जो है स्ट्रक्चर में आयनिक सॉलिड के सबसे पहले देखते हैं, अगर कंपाउंड का फार्मूला AB टाइप का हो, मतलब जब केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 के फॉर्म में हो, तो इसके तीन स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखिए, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। तो हम लोग जब इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं AB टाइप के कंपाउंड में, तो सबसे पहली स्ट्रक्चर मिलती है अपने को, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलाइट स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, NaCl स्ट्रक्चर। पहले याद रखिए, देखो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, हैलाइट स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, NaCl स्ट्रक्चर। तो देखो होता क्या है इस स्ट्रक्चर में, अब सारी बातें ध्यान, पहले तो नाम जो जरूरी था, आपको बोलेगा NaCl में स्ट्रक्चर तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, या क्या मारेंगे, हैलाइट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली अब जो चीज़ें हमें पता हैं वो अच्छे से देखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है इस टॉपिक का। तो एक्सपेरिमेंटली देखो, हमें रेडियस जो तुम्हारा केटायन यानी Na+ और Cl- का अपने को पता रहेगा। तो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम्हें अच्छे से पता है क्या निकालना पड़ता है, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या हो गया, देखो RNa+ और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, देखो RCl-।
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे, आप याद करिए, इसका डेटा शायद आपको याद हो, तो कितना आया था, 0.52 आया था। और अगर 0.52 आया था तो आपको अच्छे से पता था इसमें वाइड कौन सी बनती थी, बोलो ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बनता था, ऑक्टाहेड्रल वाइड, जो टेबल मैंने पहले बनाई थी, है ना। अब इसके पहले वाले दोनों पार्ट में रेडियस रेशियो पार्ट 1 और जो है पार्ट 2 में, है ना, दोनों को मैंने समझाया था। तो आप अच्छे से वहाँ से इसको याद रखे रहिए। ये क्या बनाएगा फिर, देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड आएगा। यानी देखो ध्यान से, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया तो और क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान से देखना। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस। फिर वही बात, शायद आपको बोर्ड में मैंने जो है दिख नहीं रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप इधर बोर्ड देखिए और इसी को आपको अच्छे से कॉपी करना है। तो इसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो देखो क्या। अब इसके बाद फिर पूछेगा आपसे कि जो केटायन है वो कहाँ है और जो Cl माइनस आयन है वो कहाँ है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिख देते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड अगर हो गया तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, अच्छे से याद रखे रहना, हेंस इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, हेंस इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो तुम्हारा एन आयन है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर Cl माइनस आयन, मतलब जो तुम्हारा एन आयन है, आर अरेंज्ड, ठीक ना। ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो अब ये सी बात है, आर अरेंज्ड। अरे ऑक्टाहेड्रल वाइड किस में बनता था, याद करो, CCP में। किस में बनता था, CCP में। तो यानी एनायन कहाँ जाएगा तुम्हारा, CCP में जाएगा, ठीक है ना। CCP आप अच्छे जानते हैं, यानी एनायन कहाँ रहेगा तुम्हारा, ब्रैकेट में लिख दो, एनायन कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे, और प्लस कहाँ रहेगा, बोलो फेस सेंटर पे। कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे, और कहाँ रहेगा तुम्हारा फेस सेंटर में। पहली बात याद रखिए, रॉक सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एनायन कौन सा अरेंजमेंट रखता है, CCP। यानी एनायन कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे, और कहाँ रहेगा, फेस सेंटर पे। तो कभी कभी ऐसे डायग्राम बना के पूछता है कि ये जो कंपाउंड दे रखा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हैलाइट स्ट्रक्चर है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर वही होता है डायग्राम में जिसमें एनायन कहाँ हो, कॉर्नर पे हो, और कहाँ हो, फेस सेंटर पे हो। ये बात शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और केटायन कहाँ रहेगा, तो ऊपर की चीज़ आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक लाइन में मिटाऊंगा ताकि मैं केटायन की भी फीचर लिख दूं कि केटायंस कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इरेज कर दिया। और यहाँ देखिए एंड, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एंड जो तुम्हारा केटायन है, एंड केटायन, ठीक है ना, एंड केटायन। अब देखना केटायन यानी तुम्हारे पास केटायन जो है वो केटायन क्या है तुम्हारे पास, देखना यहाँ पे Na+ ही है, ये कहाँ रहता है, एंड केटायन, ठीक ना, आर, इसके आगे कॉन्टिन्यू लिखना, केटायंस आर प्लेस्ड, अच्छे से लिख लीजिए, केटायंस आर प्लेस्ड, कहाँ जाएगा ये तुम्हारा, ये देखो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में। कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। बात समझ में आ गई होगी। केटायन आर प्लेस्ड एट, है ना, प्लेस्ड एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक ना, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, अच्छे से याद रखे रहना। कहाँ रहता है ये, सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में। अब आपको एक बात और अच्छे से पता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है, ठीक ना, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, बॉडी सेंटर, ठीक ना, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर पे आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। तो ब्रैकेट में चाहो इसके आगे लिख लो, यानी ये कहाँ बनता है, बॉडी सेंटर, और कहाँ बनता है तुम्हारा, एज सेंटर पे। अच्छे से इसको याद रख, पूरा लिख देता हूँ मैं, नहीं तो आप इसको इंड सेंटर पढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जहाँ बनता है उस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड मतलब जो केटायन है वो कहाँ जाता है, केटायन तुम्हारा जाता है बॉडी सेंटर पे, और केटायन तुम्हारा कहाँ जाता है, एज सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये अच्छे से रिजल्ट आपको बहुत दिमाग में रखना है। जैसे आपको कोई डायग्राम बना के दे दे और उसमें बोले कि ज़रा बताइए क्या इसमें रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन रेडियस रेशियो 0.52 होना चाहिए, कोई भी हो, ठीक ना, AB टाइप का फॉर्मूला हो, बस इतना याद रखे रहना। तो उसमें क्या होता है, वाइड बनेगी ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो जो एन आयन है वो कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा, ठीक ना। जो केट आयन है वो कहाँ, उल्टा मैंने बोल दिया, जो एन आयन है वो क्या अरेंजमेंट रखता है, CCP अरेंजमेंट अपने पास रखता है, ठीक है ना। यानी कहाँ जाएगा एन आयन, कॉर्नर और फेस सेंटर पे, और जो केट आयन है वो कहाँ जाएगा, जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं, और ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते कहाँ पे हैं, बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, NaCl स्ट्रक्चर में कितने आपके सोडियम आयन हैं, कितने क्लोरीन आयन हैं,
ये सब हमें अच्छे से निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे अब अगला रिजल्ट, ये नीचे का मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे अब इसके बाद हम लोग ये लाइन मिटा के अब मैं इस स्ट्रक्चर के ढेर सारे रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने होंगे, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ जा रहा है क्लोराइड आयन तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप देखिए क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ जा रहा है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो क्लोराइड आयन के नंबर कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, प्लस देखना ध्यान से 6 फेसेस हो गए, तो फेस सेंटर कितने हो गए 6, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन आपको अच्छे से पता है कितना होता है 2। तो यानी क्लोरीन का जो इफेक्टिव नंबर निकालेंगे आप जब अच्छे सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, और सॉल्व कर लो तो कितना हो गया देखो 4। समझ में आया ना। ऐसे हम लोग दूसरा रिजल्ट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन, यानी कितने इफेक्टिव सोडियम आयन रहते हैं। तो सोडियम आयन देखो कहाँ जा रहा है, इधर मैंने लिख रहा है, कहाँ रहता है ये बोलो, बॉडी सेंटर पे। तो तुम्हें अच्छे से पता है बॉडी सेंटर एक ही होता है, कंट्रीब्यूशन भी एक ही होता है, प्लस सब इसको सॉलिड में अच्छे से जो मतलब इसके लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे तो मैंने इसको अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो 1 × 1 हो गया, प्लस अब देखना ध्यान से कहाँ जा रहा है एज सेंटर पे। तो एज सेंटर यानी 12 एज सेंटर होती है, एज है ना, और उसका सेंटर हो गया 12, और एज सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना होता है 1/4। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये भी कितने नंबर आ गए देखो 4, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यानी फार्मूला अगर हमें निकालना है तो आप कैसे निकालते थे फार्मूला, सारे देखिए क्या हो गया, फार्मूला जब निकालेंगे तो सोडियम, ठीक है ना, सोडियम आ गया और क्लोरीन आ गया। देखना ध्यान से भाई, इसके साथ में 4 लिखोगे, उसके साथ में 4 लिखोगे और कैंसिल हो गया तो NaCl फार्मूला मिल गया। लेकिन जो फार्मूला यूनिट Z है, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है, ठीक ना, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट बताओ, ठीक है ना। NaCl कैसे आया समझ में आ गया होगा, चाहो तो लिख देता हूँ, चलो भाई लिख दिया मैं। Na के नंबर कितने हैं 4, Cl के नंबर कितने हैं 4। अब इसको देखो 4 ऐसे कर लो तो ये क्या हो जाएगा देखो NaCl। तो ये जो 4 आया, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग Z लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। Z क्या है तुम्हारा देखो, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना हो गया देखो 4 हो गया। क्लियर हो गया ना। अब देखना ध्यान से, इस चीज़ को ऐसे अच्छा नहीं लगता है, गधे टाइप का दिखता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि ये फार्मूला क्या है तुम्हारा NaCl, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया NaCl, और इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या हो गया आपका Z = 4 के बराबर। क्लियर हो गया ना सबको। तो ये है आपका सेकेंड रिजल्ट, और उससे कितना फार्मूला यूनिट आया ये बात आपने सीख ली, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें और तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। तो अब निकालते हैं कि जो आपका, ठीक है ना, जो आपका जो है आपका केटायन एनायन बैठा दो तो एज लेंथ किसके बराबर हो जाती है। अब इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड रिजल्ट हम लोग आते हैं एज लेंथ में, थर्ड रिजल्ट हम लोग आते हैं कहाँ पे देखो, एज लेंथ पे। तो एज लेंथ यानी जो है स्मॉल ए आप मानते हैं क्यूब में, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुमने देखा है कि देखो ध्यान से कहाँ कहाँ एटम जा रहा था, जो तुम्हारा Cl- है वो जा रहा था बोलो कॉर्नर पे, और कहाँ जा रहा था फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे, अब एज्यूम कर लो कॉर्नर पे जा रहा था और फेस सेंटर पे। तो 2 एनायन, एक Cl- ऊपर कॉर्नर वाला, एक फेस सेंटर वाला, तो 2 Cl आयन हो गया एक साइड पे। और फिर देखो ये कहाँ जा रहा है तुम्हारा देखो एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। तो अगर तुम मिला दोगे अच्छे से तो तुम्हें अच्छे से पता है रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब जो इसका ए की वैल्यू क्या होगी 2, कितना है तुम्हारा रेडियस Na+, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा प्लस कितना रेडियस है तुम्हारा Cl- का, क्योंकि दोनों के 2 स्फेयर्स आ जाएंगे अपने एज पे, ठीक है ना। तो एज लेंथ क्या हो गई 2R Na+ प्लस क्या हो गया RCl-। क्लियर हो गया ना इतना। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ रिजल्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, भाई केटायन एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना हो जाएगा बोलो 6, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, क्योंकि फार्मूला यूनिट 4 है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो आप, ठीक ना। बॉडी सेंटर और एस सेंटर पे Na+ है, तो उसको कितने स्पेयर टच करेंगे एज्यूम कर लो। तो बॉडी सेंटर पे है तो इधर से 6 और इधर से आपका एनायन, ठीक है ना। तो एनायन कितना टच करता है 6, एंड ठीक ना कोऑर्डिनेशन नंबर जो तुम्हारा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- भी कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं
कि आपका, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किस रेशियो में, देखो 6:6 के रेशियो में है। तो NaCl या आपका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के ये रिजल्ट्स हैं और ये स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए।